तो एबीपी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पहलगाम में जो कुछ हुआ उस पर हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। और अब निगाह उस मीटिंग पर है जो सीसीएस की मीटिंग होनी है, जिसमें कई कड़े फैसले लिए जाने हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर बाद मीटिंग जो शुरू हो जाएगी उस पर तमाम जानकारियां निकल कर आएगी कि आखिर क्या होना है इस मीटिंग में, क्या तय किया जाएगा। क्योंकि अब जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है, अब कौन से वो कड़े फैसले लिए जाएंगे जिसके बाद आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। पत्नी ने जय हिंद का नारा लगाकर विदाई दी। और थोड़ी ही देर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने पर इसमें चर्चा की जाएगी और संभव है बड़ा फैसला हो। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन आतंकियों के इस कायराना वारदात के जख्म अब भी टीस मार रहे हैं। धरती की जन्नत कही जाने वाली इस जमीन ने 26 परिवारों को जिंदगी भर ना भूलने वाला जख्म दिया है। क्या बोलते भेलपुरी खाने को पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, आप मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे जुलते यार। मौत ही कसम दी। अरे नहीं हम लोग फौज है। हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आया हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में जिन 26 लोगों की जान गई उनमें नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। विनय की चंद रोज पहले ही शादी हुई थी। वो पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे, लेकिन बेरहम आतंकियों ने पत्नी के सामने ही उनको गोली मार दी। दर्द और आंसू के ये तस्वीर देखकर हर कोई सिहर गया। चंद रोज पहले जिसके साथ जीवन भर की कस्में खाई, उसका बेजान शरीर बगल में पड़ा था। दर्द, तड़प, आह और बेबसी की इससे डरावनी तस्वीर भला और क्या हो सकती है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के बगल में बेसुध बैठी हिमांशी को तो अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अभी दिन ही कितने हुए थे शादी के। 3 दिन पहले ही तो रिसेप्शन में दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। हर कोई दोनों को देखकर दुआएं दे रहा था। रिसेप्शन की चकाचौंध में दोनों की खुशियां साफ दिखाई दे रही थी। अभी तो हिमांशी के हाथ का चूड़ा भी नहीं उतरा था, उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उससे पहले ही विनय का साथ छूट गया। एक दिन पहले ही दोनों लाखों सपने लेकर कश्मीर आए थे, नई शुरुआत की, नई खुशियों को सहेजने की। लेकिन ये क्या हो गया। अथाह दर्द की इन तस्वीरों को देखकर भला कौन ऐसा होगा जिसकी आंखें न डबडबा जाएं। सरहद पार से आए क्रूर दरिंदों ने दहशत का जो तांडव पहलगाम में किया, उसने विनय के परिवार को तो कभी न खत्म होने वाला दर्द दे दिया है। हिमांशी के जीवन में ऐसा अंधेरा छा गया है जो कैसे छटेगा कहना बहुत मुश्किल है। पहलगाम से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चंद दिनों पहले उनकी जीवन संगिनी बनी हिमांशी भी मौजूद थी।
हिमांशी की हालत देखकर पत्थर दिलों की भी आत्मा फपक कर रो पड़ी। ये दर्द का वो मंजर है जिस पर शब्द सूख जाते हैं और आंखें भीग जाती हैं। विनय की पत्नी हिमांशी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वो बार बार विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोती रही। परिवार उसे संभालने की कोशिश करता रहा, उसे विनय से दूर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदहवास सी हिमांशी बार बार चीख पड़ती, बिलख पड़ती। सिसकती हिमांशी ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को सलामी भी दी। फिर भी उसका दिल, उसकी आंखें, उसकी आत्मा उसे विनय से दूर करने में बार बार नाकाम हो जाती। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर देखने वालों की आंखें ही नहीं, दिल भी भीग गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में विनय और हिमांशी शादी के जोड़े में हैं और बाकी 2 तस्वीरें हिमांशी के जीवन का वो पन्ना बन गई हैं जिन्हें खुशियों की कलम से लिखा जाना था, लेकिन उसे विनय के खून से लिखा गया। ये दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता है, लेकिन जिन घिनौने दानवों ने हिमांशी को जीवन भर का सबसे बड़ा दर्द दिया है, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी रो रो कर बेहाल हो गई, तो करनाल में विनय के घर पर भी मातम पसरा हुआ है। जिस घर में चंद रोज पहले खुशियों की खनक और महक बिखरी हुई थी, आज वहां हर तरफ दर्द का मंजर है। समूचा माहौल उदास हो गया है। करनाल का सेक्टर 7 19 तारीख को इसी घर में रिसेप्शन के फूल महक रहे थे। जिसका वीडियो आपको हमने पहले भी दिखाया, लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नई जिंदगी में खिले खुशियों के फूल ऐसे सूख जाएंगे, भला किसने सोचा था। शादी वाले घर में अब मातम की सिसक है। 3 दिन पहले जो लोग नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहे थे, आज वही लोग दिल्ली से विनय के पार्थिव शव का इंतजार कर रहे हैं। घर वालों को अब मलाल हो रहा है कि काश विनय को स्विट्जरलैंड का वीजा मिल गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी तो मिल जाती, लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। शायद किस्मत उन्हें कश्मीर ले जाना चाहती थी। आतंकियों की क्रूर हरकत से इस घर पर आई विपदा पर समूचा हिंदुस्तान सन्न है। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक ने वीडियो कॉल के जरिए परिवार को ढाढ़स बंधाया और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आप लोगों का इशारा है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। विनय के घर में आए हर शख्स की आंखों में दुख और गुस्सा है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान का पुख्ता और अंतिम इलाज करो। इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बताया जा रहा है फायरिंग हुई थी। कुलगाम के तंगमर्ग इलाके में यह फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी दौरान फायरिंग हुई, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू की गई। तंगमर्ग इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, और क्या खबर इस एनकाउंटर पर? शिरीन, देखिए, पूरे दक्षिण कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल जो है काफी सतर्क है और जगह जगह पे छापेमारी भी चल रही है। पुलिस की तरफ से पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1500 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पहलगाम हमले को लेकर जो उनका अभियान है वो चल रहा है ताकि उन हमलावरों तक पहुंचा जा सके। और उसी के दौरान कुलगाम के अहरबल इलाके में सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि टंगमर्ग गांव में कुछ मिलिटेंट्स
हैं। उसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया। आज दोपहर के बाद इस पूरे गांव को घेरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया गया था और अब से थोड़ी देर पहले अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से सुरक्षा बलों की तलाशी टीम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ये सर्च ऑपरेशन अब एक मुठभेड़ में बदल गया है और माना यही जा रहा है कि कम से कम 1 या 2 मिलिटेंट उस घर में छुपे हुए हैं जिसको घेरे में लेकर यह अभियान शुरू किया गया था। दोनों ओर से गोलीबारी रुक रुक के हो रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक को भी यहां पे लाया गया है ताकि जंगल में बसे हुए इस गांव को पूरे तरीके से घेरे में लेकर उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा सके जो इस घर में छुपे हुए हैं। हालांकि अंधेरा होने से पहले सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते कि अंधेरे में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए काफी तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है आसिफ, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी दौरान वहां पर फायरिंग हुई, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और एनकाउंटर हो रहा है फिलहाल वहां पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई। इस हमले के बाद सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है, जिस बैठक का इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के हमले को लेकर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों को फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो आज ही लौटे हैं वापस कश्मीर से, और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से मुआयना किया, जायजा लिया, घायलों से भी मिले, परिवार वालों से मिले और तमाम अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में थे। और उसके बाद अब जब ये सीसीएस की बैठक हो रही है तो उसमें वो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को भी और साथ ही मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्रियों को भी। सीधे इस पर बात करने के लिए अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, बैठक शुरू हो गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बैठक शुरू हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसी जानकारी मिली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो यूएसए और पेरू के दौरे पर थी, वो भी अपनी ट्रिप को जो बीच में ही जो छोड़ करके वापस आ रही हैं, उन्होंने भी अपनी ट्रिप को छोटा किया है। हालांकि वो देर रात तक पहुंचेंगी जैसी हमको जानकारी मिली है। तो ऐसे में जो सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीबन 6:45 बजे ही 6 बजे के आसपास बैठक शुरू होनी थी, लेकिन 6:45 बजे ही प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। और जैसे हमको जानकारी मिली है कि शुरुआत के 10 मिनट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि आखिर जो ये पूरी घटना हुई थी उसके बारे में उनको क्या क्या जानकारियां मिली हैं। जब वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं तब उन्होंने क्या देखा, उनको जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या जानकारी मिली, उसके अलावा उन्होंने जो पीड़ित परिवारों से बातचीत की है उसमें क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया और अब शुरू हो चुकी है सीसीएस की बैठक। महत्वपूर्ण बैठक है ये, इस पर नजर लगातार आप बनाकर रखिएगा अंकित, और जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को सबसे पहले दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी को भी गोली लगी थी। शुभम की फरवरी में ही शादी हुई थी और वो पत्नी समेत पूरे परिवार के साथ पहलगाम गए थे। बैसरन घाटी में घुड़सवारी करते वक्त आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। हमारे आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। मैंने खुदाया, ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। कायर आतंकियों ने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी ले ली। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। कानपुर के श्यामनगर में रहने वाले शुभम द्विवेदी सीमेंट कारोबारी थे। शादी के बाद परिवार के 11 सदस्यों के साथ पहलगाम गए थे। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त शुभम घुड़सवारी कर रहे थे, उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। तभी अचानक आतंकी पहुंचे और सिर में गोली मार दी। शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। शुभम द्विवेदी परिवार के सदस्यों के साथ 18 अप्रैल को घर से कश्मीर के लिए निकले थे। पहलगाम घूमने के बाद 23 अप्रैल को घर लौटने का प्लान था, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। इस खबर से कानपुर में शोक का माहौल है। परिवार के लोग सरकार से शुभम द्विवेदी के शव की मांग कर रहे हैं। पहलगाम हमले के गुनहगारों की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीड़ितों से बातचीत के आधार पर 3 आतंकवादियों का स्केच भी जारी किया है। अब सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। पहलगाम हमले के गुनहगार एक एक करके सामने आ रहे हैं। सुलेमान शाह, अबू तलहा, आसिफ फौजी,
ये वो नाम है जिन्होंने मासूम पर्यटकों पर गोली बरसाई। हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने फोटो खिंचवाई। इन 4 आतंकियों की तस्वीरों को देखिए। हाथों में हथियार लिए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलकर आतंकियों का स्केच भी बनाया। ये आतंकी करीब 2 हफ्ते पहले पहलगाम पहुंचे। इलाके की लगातार रेकी की, बाद में मौका देखकर हमला किया और जंगलों में वापस भाग गए। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के बैसरन में 4 आतंकवादियों ने हमला किया, जबकि 3 ने पूरे हालात पर नजर रखी। उनमें से एक आदिल गुरी है, जो कथित तौर पर 2018 में पाकिस्तान से वापस आया था और भाग गया। एक दूसरे आतंकी का नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है। गुरी और शेख के साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भी आतंक मचाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन भी शामिल थे। मनीष परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे। बीच में किसने मारा? कौन मार दिया मेरे लाल को? मेरे जिगर का टुकड़ा कौन से छीन लिया? मेरे लाल को हमसे छीन लिया। इतना घर में चीख पुकार मची। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। रह गई हैं तो सिर्फ मनीष रंजन की यादें। इतना अच्छा लड़का, बहुत बुद्धिमान था, बहुत पढ़ा लिखा, इतना अच्छा लड़का, किसने मार दिया उसको? मनीष रंजन इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे। हैदराबाद में पोस्टेड थे। मनीष ने पहले बनारस फिर अयोध्या होते हुए सब परिवार पहलगाम पहुंचे थे और घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। तभी आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब आतंकवादी हमला हुआ तो ये घुड़सवारी कर रहा था। वाइफ थी, उनका एक बेटा है, एक बेटी है, उनका पूरा परिवार था। इधर बिहार में मनीष रंजन के गांव में मातम पसरा हुआ है। घर में चाचा चाची हैं, जिनके आंसू रुक नहीं रहे। बेइंतहा गम और गुस्से के बीच परिवार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सजा मिलना चाहिए उस आतंकवादी लोग को जो मेरे बच्चा का जान लिया। सरकार पर भरोसा है? खुद तो भरोसा है। मनीष रंजन एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक आदर्श पिता, पति और 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। फिलहाल परिवार के बाकी लोग अब भी पहलगाम में हैं। आज देर रात या कल मनीष का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के डोंबिवली के अतुल मोने की भी मौत हो गई है। अतुल मोने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए हुए थे। मोने के शव को मुंबई लाया गया है। अतुल मोने अक्सर छुट्टियों में घूमने जाया करते थे। इस बार पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बनाया और पहलगाम पहुंच गए। घटना से कुछ देर पहले ही परिवार वालों से बातचीत भी हुई थी। नाम डिस्प्ले होने लगा तो हम थोड़ा सा डर गए, तो से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग को कोई भी कॉल हम लोग का लग नहीं रहा था। कंट्रोल रूम से पता चला कि वो अतुल श्रीकांत मोने वही है। अतुल मोने रेलवे में परेल वर्कशॉप सेक्शन में इंजीनियर थे। उनकी बेटी का अगले साल 12वीं बोर्ड का एग्जाम था। इस वजह से मोने ने पहले ही घूमने की प्लानिंग कर ली। आतंकी हमले में अतुल मोने की मौत के बाद उनके दोस्त भी दुखी हैं। उनका वक्तव्य भी अच्छा था, उनकी पढ़ाई भी बहुत बड़ी थी, राजकीय विश्लेषण बहुत अच्छा था। और हम लोग ऐसे आते आते एक 15 मिनट का रास्ता है हम लोग का, वो रास्ते से हम लोग आते थे। डोंबिवली के 3 लोगों ने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाई है। कल हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश सन्न है। इस कायराना हरकत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आतंकी पहलगाम की बैसरन घाटी तक आखिर कैसे पहुंचे? सवाल यह भी उठ रहा है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और खुफिया विभाग को भनक आखिर क्यों नहीं लगी? सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में पहले से ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में चूक आखिर कहां हो गई? बैसरन घाटी और आसपास कोई सुरक्षा आखिर उस वक्त क्यों नहीं थी? आतंकी आए कहां से और हमला करने के बाद वो भागे कहां? यह भी सवाल है। गोली चलाने वाले आतंकी स्थानीय थे या फिर पाकिस्तानी थे?
आतंकियों के मददगार कौन थे और कितने हैं, उनके खिलाफ अब तक आखिर क्या एक्शन लिया गया, ये वो सवाल जो इस हमले के बाद खड़े हो गए हैं, हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। आतंकियों में से कुछ ने इंडियन आर्मी या पुलिस के कपड़े पहन रखे थे, जो धर्म पूछ पूछ कर गोली मार रहे थे। ऐसे में जब हमले के बाद मौके पर भारतीय फौज पहुंची तो उन्हें देखकर पर्यटक खौफ से भर गए थे। हमले के ठीक बाद का ये वीडियो अंदर तक झकझोर कर रख देता है। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। दहशत, दर्द और तड़प, ये आतंकी हमले के चंद मिनट बाद का वीडियो है। जान बचाने के लिए पहलगाम की तरफ भाग रहे पर्यटकों को भारतीय सेना के कुछ जवान मिल गए। उन्हें देखकर भी लोग सिहर गए थे। एक महिला बच्चों की जान बख्श देने की गुहार लगाने लगी। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। वर्दी में आए आतंकियों की दरिंदगी और क्रूरता देखने के बाद ये लोग भारतीय फौज को सामने पाकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। सेना को सामने देख इस महिला का दर्द ऐसे फूटा जो किसी पत्थर दिल का कलेजा भी फाड़ दे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा, शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? आतंक के दरिंदों ने इसी तरह न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए। किसी का बेटा तो किसी का पति छीन लिया। किसने सोचा था जन्नत में सुकून लेने का फैसला जीवन भर का नासूर बन जाएगा। पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की भी मौत हो गई। सुशील का पूरा परिवार कश्मीर घूमने के लिए निकला हुआ था, लेकिन आतंकियों ने उनकी एक पल में खुशियां छीन ली। सुशील नथानियल के घर में सभी गमज़दा हैं। परिवार ईस्टर का त्योहार मनाने इकट्ठा हुआ था। काफी समय बाद सभी सदस्य एक साथ मिले थे। फिर कश्मीर घूमने की प्लानिंग बनी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आतंकियों ने जब पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया तो एक एक के मजहब के बारे में पूछा। सुशील नथानियल क्रिश्चियन थे। परिवार का कहना है जब उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया तो आतंकी बौखला गए और उन्हें गोली मार दी। उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया तो सुशील ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, कलमा में कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उनकी वाइफ को एक तरफ किया और उसको गोली मार दी। सुशील नथानियल की बेटी आकांक्षा आतंकियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है। आकांक्षा को पैर में गोली लगी है। परिवार ने कश्मीर में कई जगह घूमने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही ये त्रासदी हो गई। परिवार को समय मिला कि हाँ एक साथ इकट्ठे हुए त्योहार के कारण, ईस्टर त्योहार के कारण। हमने सोचा कि चलो इस मौके का फायदा उठाया जाए और घूम फिर लिया जाए। वहीं इंदौर के कलेक्टर भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। इंदौर के अभिनंदन नगर में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इस आतंकवादी हमले में ओडिशा के बालासोर निवासी प्रशांत सतपथी की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रशांत सतपथी जब रोपवे से उतर रहे थे उसी वक्त आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। ओडिशा के प्रशांत सतपथी अपनी पत्नी प्रियदर्शनी और 8 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। दोपहर 3-3:30 बजे फोन आया, मेरे मम्मी को फोन आया, मेरा जो छोटा भाई का बेबी है तुम्हारा बेटे को गोली मार दी था। प्रशांत की पत्नी प्रियदर्शनी के मुताबिक वे लोग रोपवे से उतर रहे थे, तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ और इसी दौरान प्रशांत के सिर में गोली लग गई। मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं
नहीं ले सका, यहाँ पे डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ। प्रशांत भुवनेश्वर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं करनाल, जहां पर शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। परिवार घर पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां से, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले दिल्ली उनका पार्थिव शरीर लाया गया था और अब करनाल उनके आवास पर पहुंच गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सुशील के पास और वहां से जानते हैं क्या कुछ अपडेट। सुशील। देखिए श्रीन, मैं आपको एबीपी न्यूज़ पर सीधे तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये विनय का जो करनाल का घर है, वहां पर विनय के पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। और देखिए तमाम जो लोग हैं, एक बड़ा जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है विनय के जो पार्थिव शरीर है उसके अंतिम दर्शन के लिए। तमाम जो लोग हैं, आप देखिए तमाम जो परिवार है वो शोकाकुल है और लोगों में कहीं ना कहीं जो क्रंदन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो एक यहाँ पर आपको गाड़ी दिख रही होगी, इसी पर इनका पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है श्रद्धांजलि, अपूर्व श्रद्धांजलि। चूंकि नेवी के ऑफिसर्स भी यहाँ पर श्रीन मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि नेवी का एक प्रोटोकॉल है जिसमें सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि सीधे तौर पर नेवी के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेवी के प्रोटोकॉल के तहत उनको शमशान घाट पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन अभी जो तमाम जो लोग हैं इलाके में वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो विनय नरवाल हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। चूंकि तमाम जो बड़े बड़े जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि पूरी करनाल में एक शोक का लहर है जो श्रीन यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं। आखिरी बार अपने आंखों से उनको जो संतावना है उनके परिवार को, उनको शहादत जो है वो देना चाहते हैं। और इसीलिए एक बड़े संख्या में आपको तमाम जो लोग दिख रहे होंगे तस्वीरों में, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि नेवी के तमाम ऑफिसर्स हैं। ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी पर उनका जो अंतिम शरीर है यहाँ से लेकर शमशान घाट की तरफ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नारेबाजी है वो देखिए, सीधे तौर पर भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रति लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि आप सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुर्दाबाद के नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सबके जेहन में सवाल यही है कि जिस तरह से ये कायराना हरकत हुई, जिस तरह से आतंकवादी अटैक हुआ, इनके पीछे की वजह क्या रही? क्यों इन लोगों ने कायराना हरकत करते हुए जो निहत्थे श्रद्धालु थे, जो निहत्थे यात्री थे, उन पर उन्होंने अटैक किया? और इसीलिए भारत सरकार तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे करनाल में ठीक है सुशील, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर उनके आवास करनाल पहुंच चुका है, जहां पर उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पहलगाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने हमले के पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने पीड़ितों को ढांढस बंधाया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। गृह मंत्री को देखकर पीड़ित परिवार अपने आंसू नहीं रोक पाया और माहौल भावुक हो गया। शाह परिवार के सभी सदस्यों से मिले, लोगों ने भी अपनी पीड़ा को बयां किया। महिलाओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों की बातों को सुना, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इससे पहले अमित शाह ने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। सभी मृतकों के शव को श्रीनगर लाया गया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में घायल लोगों से अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की, उनका हाल जाना। शाह ने घायलों, अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, पूरी स्थिति को समझा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो वहां खुद पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों से बात की, अधिकारियों से लगातार वो मिले, उनसे जायजा लिया, मुआयना करने के लिए खुद वो उस जगह पर गए जहां पर ये अटैक हुआ था। परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया गृह मंत्री अमित शाह ने। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी ताजा निकल कर आ रही है और कुछ तस्वीरें भी ताजा आपके सामने हैं। पहलगाम में जो मारे गए उन मृतकों के
पार्थिव शरीर अब उनके घर लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। ये तस्वीर उसी से जुड़ी हुई है। 26 निर्दोष लोगों की जान इस हमले में गई। और मुंबई की तस्वीरें हैं ये, मुंबई जहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा है जो इस हमले में मारे गए, और उन्हें वहां पर उनके पहुंचने की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो अब जहां जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पार्थिव शरीर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए, कल दोपहर में हुए इस आतंकी हमले के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कल से बैठकें कर रहे हैं और हालात का वो जायजा भी ले रहे हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने अमित शाह से बात की और उन्हें श्रीनगर जाने के लिए कहा, जिसके बाद अमित शाह कल रात ही श्रीनगर पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही खत्म कर दिया और सुबह दिल्ली लौट आए। वहीं अमित शाह आज सुबह पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने एनएसए और विदेश मंत्री के साथ बैठक की। वहीं अमित शाह पहलगाम में हमले वाली उस जगह पर भी पहुंचे, वहां का जायजा लिया। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले से जुड़ी हुई सारी जानकारियां ली। वहीं अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया। और इस वक्त सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक चल रही है, जिसमें पीएम मोदी और तमाम वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। उधर अमित शाह ने ऐलान किया है कि इस हमले में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और अभी सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद भी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सूरत के रहने वाले एक पर्यटक की भी जान चली गई। इस शख्स का नाम शैलेश हिम्मत भाई कलाथिया है, जो बर्थडे मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे। 23 अप्रैल को शैलेश का जन्मदिन होता है। इस बार 44वें जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए शैलेश अपनी पत्नी शीतल और दोनों बच्चों के साथ घाटियों की सैर करने गए थे, लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले ही आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। अब शैलेश का पूरा परिवार सदमे में है। जिस वक्त आतंकियों ने शैलेश को गोली मारी, उस वक्त उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी वहीं मौजूद थे। इस आतंकी घटना में शैलेश की बेटी भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। शैलेश हिम्मत भाई कलाथिया वैसे तो सूरत के रहने वाले थे, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने के चलते पिछले 4 साल से मुंबई में किराए के मकान में रहते थे। जिस वक्त पहलगाम के बैसरन पिकनिक स्पॉट पर आतंकी हमला हुआ, वहां छत्तीसगढ़ के भी कई पर्यटक उस वक्त मौजूद थे। इसी में से एक थे दिनेश मिरानिया, जिनकी गोली लगने से मौत हो गई। पहलगाम की वादियों में दिनेश मिरानिया पत्नी के साथ शादी की सालगिरह मना रहे थे। साथ में बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन तभी घात लगाए आतंकी वहां पहुंचे और दिनेश मिरानिया को पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी। दिनेश परिवार के साथ रविवार को जम्मू पहुंचे थे। सोमवार को रिश्तेदार के घर कोई कार्यक्रम था। इसके बाद मंगलवार को पहलगाम घूमने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। ससुराल पक्ष से वहाँ पे एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था और उस निमित्त गए थे। बताया जा रहा है कि बारूद के छींटे पड़ने से दिनेश की पत्नी के चेहरे पर गहरा घाव हो गया है। वहीं बच्चों को भी चोट आई है। दिनेश स्टील के कारोबारी थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बेटा बैंगलोर में पढ़ता है और बेटी रायपुर में पढ़ाई करती है। बच्चों की छुट्टी थी तो पूरे परिवार के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह जब आर्मी कैंप पहुंचे तो वहां उन्होंने दिनेश के परिजनों से बात की। इस दौरान दिनेश की पत्नी और उनके बच्चे रोते बिलखते दिखाई दिए। आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। सियासी लोग और आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आतंकी हमले के विरोध में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने लाल चौक पर प्रदर्शन किया। उनके हाथ में तख्ती थी जिस पर लिखा था, ये हमला हम सभी पर है। महबूबा मुफ्ती के साथ बड़ी संख्या में पीडीपी के कार्यकर्ता थे। उसी दौरान जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा कि जिम्मेदार किसे मानती हैं, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा, वो तो होम मिनिस्टर साहब कहेंगे ना, मैं तो सिक्योरिटी में नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता है। उसका तो इन्वेस्टिगेशन। जम्मू में ही शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीछे आ जाओ, पीछे।
हमले के खिलाफ किस तरह से रोष जम्मू की सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप जम्मू की देख रहे हैं, जहां पर टायर जलाकर इस आतंकवादी हमले का विरोध हो रहा है। इस हमले के खिलाफ महिलाएं और पूर्व फौजी भी सड़क पर उतर गए और जम्मू पठानकोट हाईवे को जाम कर दिया। मुश्किल कहाँ होती है जब हमारे अपने लोग साथ देते हैं, तो शायद हमारे अपने लोगों ने उनको छुपा करके रखा हुआ था, उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कुछ नहीं कर सकती। रामनगर में भी जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। रामनगर के लोगों ने सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में पंजाब कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतंकियों का पुतला जलाया और सरकार से इस मामले में कठोर एक्शन की मांग की। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और नारेबाजी की। आतंकी हमले से वाराणसी के लोग भी नाराज हैं। हमले की सूचना मिलने के बाद काशी के लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे तख्तियों को जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में है। रक्षा मंत्रालय में लंबी बैठक हुई और इस बात पर मंथन किया गया कि इस हमले का बदला कैसे लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय में हुई बैठक करीब 2.25 घंटे तक चली। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे और सभी ने ये विकल्प दिया कि पहलगाम हमले का बदला किस तरह से लिया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि इन विकल्पों पर सीसीएस की बैठक में भी चर्चा होगी। उधर पीएम मोदी जैसे ही सऊदी अरब से हिंदुस्तान वापसी के लिए रवाना हुए तो पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया। दरअसल पीएम मोदी के प्लेन ने जेद्दाह से वापसी के वक्त पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया और जैसे ही प्रधानमंत्री भारत की जमीन पर उतरे, सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी बैठक बुला ली। वीडियो में नजर आया कि पीएम मोदी ने सुरक्षा कर्मी को कार का दरवाजा खोलने से रोक दिया और बैठक के लिए निकल गए। समय बर्बाद ना हो, इसके लिए सभी बड़े अधिकारी पहले से ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। वहीं अमित शाह भी आज सुबह से दोपहर तक जम्मू कश्मीर में जगह जगह गए। शाह हेलीकॉप्टर से उस बैसरन पिकनिक स्पॉट पर भी गए जहां आतंकी घटना हुई है। अब सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह पूरी डिटेल पीएम मोदी के साथ शेयर करेंगे। अब सेना की पहली कोशिश उन आतंकियों को ढूंढ निकालने की है जिन्होंने निहत्थों लोगों पर गोलियां चलवाई। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों की कई टीमें जो तलाश में जुटी हुई हैं। इसी के साथ एनआईए की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है और पीएम, एनएसए, विदेश मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में यह तय किया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होनी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुखों की भी बैठक हुई। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ सेना प्रमुखों ने जवाबी हमले का विकल्प दिया है और अब सीसीएस की बैठक हो रही है, शुरू हो चुकी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमला कराने वाले साजिशकर्ता का चेहरा सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि लश्कर कमांडर सैफुल्ला कई महीनों से इस हमले का प्लान बना रहा था। पहलगाम हमले की साजिश पीओके के रावलकोट में रची गई थी। लश्कर के 3 कमांडरों ने अटैक का पूरा प्लान बनाया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका लश्कर कमांडर सैफुल्ला की थी, जिसने चंद रोज पहले गोली मारने और सिर काटने की धमकी दी थी। इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। इसी धमकी के बाद 6 से 8 आतंकियों ने लोकल स्लीपर सेल की मदद से पहले इलाके की रेकी की और फिर पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। दरअसल आतंकी सैफुल्ला 370 हटाए जाने से बौखला गया था। उसने अपने भड़काऊ भाषण में भारत सरकार पर डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाते हुए धमकी दी।
52 लाख डोमिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। जिया मुस्तफा ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। अब सुरक्षा एजेंसियां आतंकी सैफुल्लाह समेत हमला करने वाले और साजिश में शामिल आतंकियों की तलाश कर रही है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान की जमीन से आए थे और इसी के चलते एक बार फिर पाकिस्तान पर देश के लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ सामने आ रहा है। पीओके के रावलकोट में यह साजिश रची गई। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह, जिसने इस हमले की पूरी साजिश को रचा, पूरा बाकायदा एक प्लानिंग की गई। इस हमले के पहले आतंकियों ने इस इलाके की रेकी भी की थी। फायरिंग करने वालों में 4 पाकिस्तानी आतंकी हैं। लश्कर से जुड़े हुए टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान का कनेक्शन सीधे सीधे इस हमले से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।